पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी हम आपको बता देंगे। आज हम लोग यह समझने का कोशिश करेंगे, यह जानने का कोशिश करेंगे कि गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है यानी कर्वेचर ऑफ पॉइंट जो होता है सी और फोकस जो होता है वो दोनों के बीच में क्या संबंध है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आज हम उसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर संबंध का बात कीजिएगा तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है वो वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी जो होता है बिल्कुल आधा होता है यहाँ पे। यानी फोकस दूरी को अगर वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, आधा होगा तो 5 सेंटीमीटर होगा, सीधा बात है। तो एफ का जो वैल्यू होता है वो आर बटा 2 के बराबर होता है। यानी जितना एफ का अगर एफ निकालना हो तो आर का वैल्यू जितना है उससे हम आधा कर देते हैं। लेकिन ये तो इसके बीच संबंध है, लेकिन इसको हम सिद्ध करेंगे आज कि क्या वो सच में होता है कि नहीं होता है। मतलब होता है तो होता है, सिद्ध हम उसी चीज को करते हैं जो होता है, लेकिन कैसे होता है हम उस चीज को देखने का जानने का कोशिश करते हैं, उस चीज को सिद्ध करते हैं। तो ठीक है, आज हम यह देखेंगे कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, उसी चीज को हम सिद्ध करेंगे। 5 नंबर में ये पूछता है, तो देखिए ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाए हैं जिसका नाम एम और एम डैश रख दिए है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण का जो सेंटर है यानी दर्पण का जो सेंटर होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं, और इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है दर्पण का उसको हम लोग सी कहते हैं। सी से अगर पी को मिला देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान एक्सिस, सब हम बता दिए थे। ठीक है, तो इस और यहाँ पे इसका फोकस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फोकस है। अब यहाँ हम लिखें, माना कि एम और एम डैश अवतल दर्पण है। ठीक है, और जिसका कि पी जो है जिसका ध्रुव है और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। आमतौर पे दर्पण में यही होता है, जो दर्पण का पॉइंट होता है उसको ध्रुव कहते हैं, और इसका जो दर्पण का गोलाई जो उसका पॉइंट होता है उसको हम लोग सी कहते हैं, कर्वेचर ऑफ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इस पे ए बी जो है समांतर आपतित किरण है, वक्रता त्रिज्या है, और ए बी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। किसे गुजरता है, फोकस से। और बी हाँ समांतर फोकस से गुजरता है, और बीसी को हम क्या किए, यहाँ जो सी था सी से बी को मिला दिए, यहाँ से यहाँ पड़ा और यहाँ से परावर्तित होकर इधर ही लौटेगा, इधर आके फोकस से गुजर, हम आपको बताए थे फोकस जब बताया तो। और बीसी को क्या कर दिए, मिला दिए, जो कि अभिलंब का काम करता है। और आपको एक बात पता है कि आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए ए भी आपतित किरण है जो परावर्तित होकर इधर आया, तो आपतित किरण और ई इसका अभिलंब हो गया, बी से सी को जो मिला है अभिलंब हो गया। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सी है, आपतन कोण है यानी आई है, और परावर्तित होकर जो एफ से ही गुजर रहा है इस बीच में जो कोण बन रहा है वो आर। ठीक है, अब तो आपतन कोण का नाम क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी आपतन कोण हो गया, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब परावर्तित होकर आ रहा है तो परावर्तन का कोण का नाम क्या होगा, हम आपको बताए थे आपतन कोण और परावर्तन को अलग के करता है, अलग करता है अभिलंब। तो यहाँ अभिलंब का काम क्या कर रहा है, बी और सी कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो हो गया आपका कुछ सी बी एफ, सी बी एफ ई हो गया आपका परावर्तन कोण, आर हो गया। अब देखिए पी और एफ, बीच में एफ रहता है जो समांतर पड़ता है, तो रिटर्न कहाँ होता है, एफ से होकर होता है। पी और एफ कौन सी है, पी और एफ फोकस दूरी है। एफ जिसको हम लोग कहते हैं, बताए थे ना, सब डिस्टेंस कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव से एफ के बीच का दूरी तो फोकस है, तो फोकस को नापेंगे तो फोकस दूरी हो जाएगा, और वक्रता केंद्र का दूरी को नाप लेंगे तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और पी और सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ से वक्रता केंद्र को नाप दिए तो वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये सब कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे जो जो किए हैं वो सब यहाँ पे हम लिख दिए फिगर के हिसाब से। असली ओरिजिनल कार्यक्रम तो इतना हुआ है, हम बहुत शॉर्ट तरीका से बनाए हैं और आपको अच्छा से समझ में आया, इसके कोई टेंशन लेने का जरूरत। अब देखिए हम कोई भी चीज को प्रूव करते हैं तो उससे पहले हमको किस आधार पे हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसके लिए हमको जरूरी पड़ता है कि हम जो प्रूव करेंगे किस आधार पर प्रूव करना चाहते हैं।
उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण। अगर नहीं यहाँ नहीं देखते हैं, कोई कोनो बात बोलेगा तो बोलेगा की सबूत है उसका, यदि प्रूफ क्या है, कोनो बात किसी को बोलेगा प्रूफ क्या है। हम लोग को कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो कुछ तो कोई आधार होना चाहिए उसका, तो जिस जिस आधार पे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे उसको कहते हैं प्रमाण, या फिर इंग्लिश में प्रूफ। तो हम यहाँ लिखे प्रमाण, ठीक है। अब देखिए प्रमाण सबूत के तौर पे हमारे पास क्या है, हम लोग पहले परावर्तन के नियम में ये पढ़ के जान के रखे हैं या जान चुके हैं कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारे पास प्रूफ के रूप में हम लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है, इतना तो सबको पता है ना। चलिए तो आपतन कोण देखे यहाँ के ए बी सी, आपतन कोण हो गया ए बी सी आपतन कोण, और परावर्तन कोण उसके बराबर होता है, एकदम बराबर होता है। तो परावर्तन कोण क्या है सी बी एफ, ये हो गया परावर्तन कोण, आपतन कोण आई परावर्तन कोण, ये दोनों हमको पहले से पता था, तो इसको हम लोग परावर्तन के नियम से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए अब ये जो यहाँ से आया है ये तो प्रधान अक्ष के समांतर आया है, और इससे इसको हम खींचेंगे, लंब डालें। तो अगर किसी भी यहाँ देखिए किसी भी दो को समांतर रेखा को कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, इधर का कोण और इधर का कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, जिसको एकांतर कोण से, तो यहाँ मैथ का क्लास तो है नहीं, तो एकांतर कोण से बराबर होगा। तो अब सोचिए कि ई है, ई और ई दोनों समांतर है, ई आ रहा है, ई कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा का काम कर रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण उठ के यहाँ चलाएगा। तो क्या हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यही आई उठ के यहाँ चलाएगा, ठीक है। अब देखिए कि ए बी और पी सी क्या है, समांतर है, पैरेलल है। अगर पैरेलल रहता है और बी सी को हम यहाँ पे मिलाए हैं कर्वेचर से, बी को यहाँ पे पॉइंट से जो अभिलंब डाले हैं, नॉर्मल जो दिए है मिलाए, तो अब उस आधार पे हम कह सकते हैं कि कोण और यहाँ पे जो बन रहा है यानी ए बी सी और बी सी एफ दोनों क्या होगा, बराबर होगा एकांतर कोण से। तो इसको हम यहाँ लिख दिए और इसको इक्वेशन सेकंड लिख दिए, दूसरा लिख दिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो क्या लिख रहा है, इधर का LHS इसका भी, इक्वेशन फर्स्ट का भी है और इक्वेशन सेकंड का, दोनों का LHS बराबर है, तो उस हिसाब से तब तो RHS भी बराबर होना चाहिए। अगर कोई बराबर है दो तो उसका तो सब चीज बराबर होगा, इसका LHS वाला भाग बराबर है तो RHS भी बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको इन दोनों को बराबर कर दिए। अब देखिए कि अगर समीकरण 1 और 2 से यहाँ से ई और यहाँ से ई दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है, ठीक है, बराबर हो जा रहा है, तो हम आराम से कह सकते हैं अगर किसी, और आर तो पहले से बराबर था आई से, आर तो पहले से बराबर, आर और आई तो बराबर होते करता, आपको बराबर था। उस हिसाब से अगर किसी त्रिभुज का दो गो एंगल बराबर हो जाता है, इसका मतलब है उस त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उस समद्विबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, दो साइड अगर बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर इसमें क्या सब होगा, CF और BF दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ बराबर लिख दिया और इसको समीकरण 3 ले लिए, इक्वेशन 3 ले लिए। अब देखिए अब आपसे एक बात पूछना है, सोचिए कि ये जो बी पॉइंट है, दर्पण जो है, दर्पण बहुत छोटा है, इक्तिवो का दर्पण। अब इक्तिवो का दर्पण है, अगर कोई जैसे कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे एगो सी है। अब अगर हम पूछे कि यहाँ से ए से सी का दूरी और बी से सी का दूरी कितना है, आप पूछिएगा दोनों जब एक ही जगह है तो सेम बराबर दूरी है, सही बात है, बराबर दूरी है। उसी तरह अगर दर्पण का चौड़ाई यानी दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो P और B तो बहुत नजदीक हो जाएगा। अब नजदीक हो जाएगा तो तब अगर हम यहाँ से आपको बोले कि बता F से P का दूरी कितना है या F से B का दूरी कितना है, अब दोनों B और P दोनों सट ले, तो आप बोलिएगा कि दूरी का क्या मतलब बनता है, F से B का दूरी उतने और जितना कि F से P का दूरी, दोनों समान। तो बिल्कुल सही। देखिए इसीलिए अगर ये दोनों दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो इन दोनों यानी कि BF और PF दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन क्या ले लिए, थर्ड ले लिया। अब देखिए समीकरण 3 और 4 यानी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखिए, इधर भी CF है इधर भी CF है। अगर किसी दो इक्वेशन का LHS बराबर हो जाए या फिर RHS बराबर हो जाता है तो उसका दूसरा साइड भी आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पे हम समीकरण 3 और 4 को
टारगेट करते हुए यहाँ से बी एफ, इधर का बी एफ और सी एफ दोनों को क्या कर दिए, सी एफ और पी एफ को दोनों को क्या कर दिए, एक साथ लेके चला है। अब आप सोचिए, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सी यहाँ है और पी यहाँ है, ये बीच में एगो पॉइंट है, तो अब बीच में आगे कहा कि ई वाला और दोनों दोनों तो बराबर हो गया, सी एफ और पी एफ बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए सी एफ और पी एफ दोनों क्या है, बराबर है। अब अगर हम आपको कहें कि अगर ई और ई दोनों बराबर, तो इसका मतलब एफ का पोजीशन क्या है, बीच में, एफ का बीच में। अब देखिए, अब क्या हम अब अगर हम आपको पूछें कि